बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जगह जगह तलाशो, थोड़ा सा क्लासरूम वगैरह के लिए जगह तलाशो, ऑनलाइन क्लास चलेगी वहाँ। इम्फाल में सर जगह मिल जाएगी, इम्फाल में मिल जाएगी जगह। यहाँ अच्छा। पर कोचिंग वगैरह का इतना ज्यादा है भी नहीं है, इम्फाल कैपिटल है ना यहाँ पर, इम्फाल में कोचिंग वगैरह है भी नहीं ज्यादा यहाँ पर इतना, तो अच्छा, आराम तुम से इम्फाल में रहती हो? इम्फाल में मैं हो? तो इम्फाल के पास एक लोकतक एक जगह है, लोकतक लेक। इट इज अ वर्ल्ड फेमस फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड फेमस लोथर है। लेक? लोकतक, LOKTAK। लोकटक? हाँ लोकतक सर फेमस है, लोकतक प्रोजेक्ट है NHPC का। मेरे हस्बैंड इस पे जॉब करते हैं, तो हम वहीं रहते हैं सर। 30 किलोमीटर दूर है इम्फाल। तो इम्फाल के अंदर में ही आता है? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट अलग है सर, विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है। विष्णुपुर, अच्छा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट विष्णुपुर है सर। ठीक है, तो सर अर्जुन चला की जाए। जो एक वाइफ थी ना, चित्रांगदा, जो नागलोक की कन्या थी, हम्म। ये वही जगह है सर। अच्छा। और यहाँ के जो प्रधान देवता हैं वो नाग देवता हैं, और हम्म। मतलब बिल्कुल वही उसी समय का कल्चर अभी भी फॉलो कर रहे हैं। महाभारत नाग कालीन चीजें पंचमी है भी आज। नाग पंचमी है। इसलिए मैंने नाग स्मरण करवा पंचमी टू दिया। ऑल ऑफ यू। नहीं नहीं, तो अच्छी बात है। ये जगह, पहली बात वहां पे स्टूडेंट्स का क्या वो आउटकम होगा, स्टूडेंट्स किस तरीके से मिल सकते हैं? सर उसका मैंने वो तो मार्केट एक बार सर्च करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा इतना मेरा निकलना नहीं हो पाता कैंपस से बाहर, जरूरत नहीं रहती है इतना उसमें। बाकी स्टूडेंट सर मिलेंगे निश्चित, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग वगैरह का इतना ज्यादा है नहीं। लेकिन मीडियम इंग्लिश रखना पड़ेगा आपको, या तो मणिपुरी या इंग्लिश, दो हम्म। मीडियम है। और स्टूडेंट मिलेंगे सर, यहाँ पर हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। यहाँ के आधे से ज्यादा लोग आपको बाहर मिलेंगे, बेंगलोर और हम लोग यूपी साइड में भी बहुत लोग हैं यहाँ के, हम्म। जो बाहर जाके पढ़ते हैं। मोस्टली दिल्ली वगैरह में बहुत लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ के। हम्म। वो यहाँ पर इतना ज्यादा एजुकेशन का है नहीं, क्राइटेरिया इतना स्ट्रांग नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जाके जॉब करना पसंद करते हैं, इसलिए। लेकिन यहाँ पर कोचिंग का अगर हो स्टार्ट तो निश्चित चलेगा। नेट UGC का मैंने सर्च करा था तो मुझे मिला नहीं यहाँ पर। मैंने मतलब फिजिकली प्रेजेंट होने के उससे करा था, सर्च करा था, तो मुझे एक इफेक्टिव कोचिंग कोई नहीं दिखा यहाँ पर, दूर तुम जाके भी नहीं दिखा। एक प्लेस, एक क्लासरूम जैसा प्लेस सेटअप करो, वहां पर ढूंढो, और अगर तुम्हारे ही पास हो तो बहुत बेटर है। तो हम लोग फिर वहां पर आकर एक पूरा सेटअप लगाते हैं, ऑनलाइन क्लास चलेगी, टीवी टांग देंगे, यहाँ से पढ़ाएंगे वहां तक जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सर, नहीं तो अच्छा है ना, कम से कम स्टूडेंट को भी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ के लोग जो निकल चुके हैं बाहर वो तो कनेक्ट हैं हमारे नॉर्थ से। जो नहीं निकले हैं उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता देश में क्या चल रहा है। और हम्म। आपने न्यूज में कभी नहीं देखा होगा कि मणिपुर में भूकंप आया है, न्यूज पे भी नहीं चलाते सर जर्नलिस्ट। और नहीं वहां पर देखिए, फ्रंट लाइन न्यूज जो है वो एकदम बकवास हो गई है। फ्रंट लाइन न्यूज से हाँ तो मैं बिल्कुल एब्सर्ड मानूंगा, क्योंकि जी, वो सिर्फ एक ही काम कर रही है, गवर्नमेंट के लिए विज्ञापन कार्य कर रही है, मतलब ऐड देती रहती है कि गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, आप इसको देखते रहिए, इसको सोचते रहिए, गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट अच्छी है, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। आपके वास्तविक आए ना आए, पर गवर्नमेंट की जरूर आ गए। तो कुल मिलाकर के ये पूरा हेडलाइन, मतलब ये फ्रंट लाइन नहीं है, हेडलाइन चल रहा होता है। आप इंडिया टीवी खोलो तो आज हमारी सरकार ने कितना बढ़िया काम कर दिया, राम मंदिर बन गई है, अब राम मंदिर में पूजा हो जाएगी और शिलान्यास होगा, फिर देखिए 70 साल बाद इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुआ है, इसको कितने, इस पे देखिए कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं, मुसलमान कितने खराब हैं, हिंदू कितने अच्छे हैं, हम हिंदू हैं, आपके अंदर हिंदुत्व की भावना चाहिए, मुसलमानों को बाहर भगा देना चाहिए, देश से निकाल देना चाहिए, सीए कितना राइट है जिसमें मुसलमानों को कितना विरुद्ध कहा गया, बांग्लादेश के मुसलमान को भी टारगेट कर लिया गया, अफगानिस्तान को भी नाराज कर दिया गया, भूटान को भी नाराज कर दिया गया, हमने अपने पड़ोसियों को तोड़ दिया, पड़ोसियों से नाराज हो गए, चाइना आ रहा है, तो कुल मिलाकर के सब कुछ खत्म। तो चाइना से डरो, चाइना आ रहा है, चाइना आ रहा है। अब कुल मिलाकर ऐसा लगता है भैया हम लोग डर में कब तक रहेंगे, और देश में सिर्फ एक ही न्यूज हो गया है, वो है गोदी मीडिया, सिर्फ हाँ गोदी मीडिया, और कुछ नहीं रहेगा, रियल मीडिया नहीं है। इसलिए मैंने तो न्यूज देखना बंद कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं तो यूट्यूब पर जो कुछ अच्छे फॉलोअर्स हैं, जैसे जो आकाश बनर्जी हैं और ध्रुव राठी हैं, तो इनको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। इनके मतलब रोज एक दो वीडियोस आते रहते हैं। मैं पुण्य प्रसन्न जोशी जी हैं, जो कि पहले NDTV पे थे और उनको बाहर कर एबीपी दिया पे, उन्होंने। एबीपी पे थे हाँ, सर। अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया कि जो रियल सेंस है उसको दिखाना शुरू किया, तो उनको आउट कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। अब वो अपना यूट्यूब चैनल से अपनी बातें कहते हैं। तो हम रियलिटी को स्टडी करना चाहते हैं तो हम यूट्यूब पर ही स्टडी करते हैं, हमारी न्यूज यही लोग देते हैं और सही न्यूज पाते हैं। अब तभी तो हमको सही पता चलेगा।
बाकी ये तो वही दिखाएंगे जो इनके बेहतर के लिए है। और यही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट अपने फेवर में पूरी मीडिया को ले लेती है। आज मीडिया करप्ट हो चुकी है, मीडिया पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं रह गई है। मीडिया कहने के लिए फ्रीडम टू स्पीच है, लेकिन फ्रीडम टू स्पीच नहीं। अगर मीडिया में कोई फ्रीडम टू स्पीच करना भी चाहता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है या उसके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब ऐसी राजतंत्र चल रहा है, इसको राजतंत्र ही कहा जाएगा, जब ऐसा राजतंत्र और अनार्की चल रहा है तो फिर हम कहां से सत्य पाएंगे। इसलिए हमको यूट्यूब सबसे बेस्ट लगता है। हम यूट्यूब पे इन्हीं को फॉलोवर्स हैं, इन्हीं को फॉलो करके इन्हीं के विजन्स को सुनते हैं और उसी से हमको सही बात का पता चलता है। तो यही बेस्ट है। आप लोग भी अगर न्यूज ना देखे ज्यादा अच्छा है। न्यूज बकवास है, न्यूज बस वही खाना खाते समय जब सब घर वाले लोग देखते हैं, बेसिकली पिताजी जरूर देखते हैं और वो भक्त टाइप के हैं कि हाँ देखो भाजपा बहुत अच्छा कर रहा है, मेरी उनसे थोड़ी बहुत झिड़क भी हो जाती है। हम कहते हैं हम भाजपा के विरोधी नहीं है, हम गवर्नमेंट के विरोधी है। गवर्नमेंट ने अभी तक कितने यूनिवर्सिटीज खोले, गवर्नमेंट ने मंदिर तो खूब बड़ी बनाने की सोच ली, लेकिन अगर वहां पर आज आप देखिए दवा नहीं हम खोज पाए। हम कितने बार फेल हैं बताइए। हम विश्व में सही बहुत बात है बड़े सर। हम खाएंगे ऑक्सफोर्ड की दवा, अंग्रेजों की दवा। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड, व्हाई नॉट ऑक्सफोर्ड इन इंडिया। इतनी बड़ी मंदिर, इतनी बड़ी मूर्ति लगाई गई, 3,000 करोड़ रुपए की मूर्ति मूर्ति बनाने के बजाय अगर आप 3,000 करोड़ रुपए की सरदार पटेल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाते तो शायद 10,000 प्रोफेसर उसमें नियुक्त होते, नेट क्वालिफाइड बच्चे नौकरी पाते, कितने बच्चे पढ़ते और उसको इतना वर्ल्ड क्लास लेवल करते कि लोग ऑक्सफोर्ड छोड़ के भारत आते, चलो सरदार पटेल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में चलेंगे पढ़ेंगे। लेकिन आज भी ऑक्सफोर्ड, आज भी हम ऑक्सफोर्ड के ऊपर आश्रित है। हाँ सर, मंदिर खाएंगे हम लोग, उससे मंदिर खाएंगे, सही बात है। मंदिर खाएंगे क्या? आज मंदिर की ऊंचाई और बढ़ा दी जा रही है, 16 मंजिला मंदिर होगी। मतलब 16 मंजिल की हाइट, 165 फीट का मतलब समझते हैं, 16 मंजिल की बिल्डिंग। अब आप सोचिए 16 मंजिल की बिल्डिंग देखने में कितनी भव्य, कितनी बड़ी लगती है, इतनी अच्छी लगेगी। हम मंदिर में राम जी को एक पूजा करेंगे, उसके अलावा हमें और क्या मिलेगा? ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि धर्म बुरा है, धर्म अच्छा है। धर्म कम से कम व्यक्ति को नियंत्रित करता है, धर्म व्यक्ति को कंट्रोल करता है। धर्म की अच्छाई ये है कि धर्म आपको गलत होने से रोकता है। और धर्म वास्तव में है क्या, अगर इसकी परिभाषा करें तो धर्म क्या है? रुचि, आप हमें बताओ धर्म क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म क्या है। सर मेरे अनुसार धर्म कमजोर इंसान को कमजोर बनाने का साधन है। इंसान की कमजोरी है सर धर्म एक। स्नेहा बताओ धर्म क्या है? सर जो धारण करने योग्य हो। जो धारण करने योग्य हो। और कुछ? धर्म में हर किसी का अपना धर्म है। अब आतंकवाद का धर्म है, वो धारण करते हैं आतंक फैलाना, हिंसा करना। हर कोई धर्म का अपना अपना एक वैल्यू मूल होता है, उसको धारण करना। तो जो धारण कर ले वही धर्म। ओके, कृति तुम बताओ। हाँ कृति तुम बताओ। मैं सर थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है सर मेरे हिसाब से। सर धर्म एक तरह का इल्यूजन है इंसान के अंदर। सर सिर्फ समझ की बात है, सोच को सिर्फ वो परिवर्तित करती है सर। जिसमें हमारे वीडियो ऑन करो सर। एक मिनट सर, 1 मिनट, मेरा नेट नहीं चल रहा। हाँ बोलो। हाँ सर धर्म एक तरह का इल्यूजन मुझे लगता है सर। वो सिर्फ इंसान को सर एक होता नहीं है सर, दिमाग में बैठा दिया जाता है कि तुम इस चीज से हो तो तुमको ये चीज फॉलो करनी है। सर हमारे पर्सपेक्टिव को पहले ही मार देते हैं कि मेरा ये धर्म है और हमको ये, अभी जैसे कि स्नेहा ने बोला कि वो चीज धारण करना, टू टेक इट लाइक कि जो हमारे सामने है। तो सर हमारे पर्सपेक्टिव को तो बचपन से ही मार दिया जाता है सर। वही होता है धर्म। सर धर्म कुछ नहीं होता है सर, सिर्फ हमारी सोच है। व्हाट आई जस्ट सपोज, मुझे ऐसा लगता है। फैजा हम आपके भी धर्म की परिभाषा सुनना चाहेंगे। वीडियो ऑन करके बताओ। फैजा वीडियो ऑन करो। हाँ धर्म सर। बताओ क्या है तुम्हारे अनुसार, धर्म क्या है? सर रिलीजन वो चीज है जो आपको अच्छे काम के लिए वो करती है, प्रेरित करती है। और हम कई हद तक कृति से एग्री करते हैं। लोग रिलीजन के नाम पर आपको माइंड में पैसी चीज ट्रेन कर दिया जाता है, आपका अपना पर्सपेक्टिव नहीं रह जाता है फिर। तो धर्म के फेवर में और धर्म के डिसफेवर में मैं देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग डिसफेवरिंग की बात कर रहे हैं। बट सबसे पहली बात, धर्म है क्या? अगर हम धर्म की व्याख्या करें तो धर्म संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना।
कोई भी चीज को फॉलो करना। तो धर्म इन दिस सेंस इज नॉट अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, नॉट अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इस सेंस में धर्म एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी बात को फॉलो करना ही धर्म है। तो अगर आपने कृष्ण ने जो बातें कही उसे अर्जुन ने फॉलो किया तो ये भागवत धर्म के रूप में, चूंकि अर्जुन के बहुत से फॉलोवर्स हुए, कृष्ण के बहुत से फॉलोवर्स हुए, और इस प्रकार से कृष्ण के सारे फॉलोवर्स भागवत धर्म के व्यक्ति बोले। इसी तरीके से मोहम्मद साहब ने जो सही समझा, ठीक है, तत्कालीन स्थिति के अनुसार, उस समय के अरब समाज में जो स्थिति थी और लोगों के विकास के दृष्टिकोण से, लोगों को सुधार के दृष्टिकोण से, लोगों के नियंत्रण के दृष्टिकोण से, वैसे उन्होंने ईश्वर के दूत बनकर, यानी उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे ये प्रेरित किया और मैंने ये बातें बताई हैं जिससे मानव कल्याण हो सके और आप लोग इसको फॉलो करें। और आप देखें तो कुरान में सारी ऐसी बातें हैं जो कि अच्छी बातें हैं, जो कि फॉलो करने के, एक बेस्ट इंसान बनने की उसके दृष्टिकोण से बनाया गया। तो इस प्रकार से धर्म चाहे जैन के द्वारा कहा गया हो, चाहे बुद्ध, भगवान बुद्ध ने क्या थे, उन्होंने भी कुछ अच्छी बातें की, प्रीचिंग दी, और उसी प्रीचिंग से लोगों ने सही बातें सीखा और सही होकर चलने लगे। यानी सब तरफ से देखा जाए तो धर्म एक धारण करने की धारणा पर आधारित है। इस प्रकार से गुरु द्वारा कहे गए गुरु वाक्य हो गए जो कि समाज के कल्याण करने के लिए अपने अनुयायियों को बताना हुआ। अगर अमित सर ने कोई बात कहा और उसको आपने फॉलो किया तो ये अमित धर्म हो गया। अब मैंने आपको जो नोट्स दिया उसको आपने पढ़ा और उससे एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई हो गए तो आप कहेंगे वाह क्या बात है, ये नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, इससे संभाल के रख लिया जाता है। अब आप जाने लगे अपने जीवन में तो देखिए नोट्स सड़ ना जाए तो उसको टाइप करा लिया, उसके बाद आपने कहा कि ऐसा करते हैं अपने बच्चों को दे देते हैं, संतत को दे देते हैं, जनरेशन को दे देते हैं, लो बेटा इसको आप पढ़ते रहना, ये नोट्स पढ़कर नेट क्वालिफाई हो सकते हैं, अमित सर द्वारा दिया गया था, इससे कल्याण होता है, बहुत बेस्ट नोट है। तो आपने अपने संतति को दिया, उसने फिर इसको आने वाले जनरेशन को दिया। अब आपने देखा कि अमित सर बहुत अच्छे थे और हम तो चले गए, हमारे बच्चे पूछेंगे अमित सर कैसे थे, तो अमित सर की फोटो खींच करके आपने उनको दे दी कि बेटा ये अमित सर थे, भूल मत जाना। फिर अमित सर की फोटो देखते हुए उन्होंने कहा कि जब भी अमित सर को देखते हैं प्रेरणा मिलती है, लाओ इनको आइडल स्वरूप में मूर्ति खड़ा कर देते हैं। तो हर चौराहे पे अमित सर की मूर्ति खड़ी कर दिया और इस प्रकार से आपने अमित सर की मूर्ति इसलिए खड़ी की थी कि जब आप देखते हैं तो आपको आदर्श मिलता है, आप प्रेरित होते हैं और आप कार्य करते हैं। बात को समझिएगा, जो राम की मूर्ति है, जो कृष्ण की मूर्ति है, वो मूर्त स्वरूप ईश्वर का नहीं है, मूर्त स्वरूप उस गुरु का है जिसने सही ज्ञान दिया, जिससे मानव कल्याण हुआ। अतः उस समय फोटोग्राफी नहीं थी, ठीक है ना, उस समय मूर्ति बना करके उस व्यक्ति के आदर्श को प्रस्तुत किया गया, हर चौराहे पे लगा दिया गया। अब जब आप जा रहे हैं, आप बहुत निराशावादी होते हैं तो आप तुरंत ही कृष्ण के सामने खड़े होते हो और फिर जब कृष्ण की आप भगवत गीता को पढ़ते हो तो आपको 1,00,000 प्रश्नों को उत्तर मिलता है, मोटिवेट होते हो, नहीं अब हम कर सकते हैं, कृष्ण ने कहा था सर्वस्व त्यागो लगो वर्ग इस वर्षिप कर्म ही पूजा, चलो कर्म करते हैं। अब आप कृष्ण से प्रेरित हो गए। ऐसे ही धर्म का उद्भव हुआ और ऐसे ही ये धर्म पुरुष बनते चले गए। तो धर्म का दृष्टिकोण कभी गलत नहीं था, धर्म हमेशा मानव कल्याण के लिए बना था। चाहे मोहम्मद साहब ने अपने धर्म का निर्माण किया हो, चाहे कृष्ण ने अपने धर्म का, चाहे जैन ने अपने धर्म का, बुद्ध ने अपने धर्म का, साईं ने साईं धर्म का और सिख वाहिगुरु ने अपने धर्म का, सभी ने अच्छी बातें बताई। चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लीजिए, चाहे कुरान पढ़ लीजिए और चाहे गीता पढ़ लीजिए, सबने अच्छी बातें बताई। मानव ने उसे इंटरप्रेट कर दिया, मानव ने किया, मिसयूज किया सर। दुख बुद्ध मानव था, उसने इंटरप्रेट कर दिया। उसने ये नहीं देखा कि कृष्ण ने क्या बता रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए, बल्कि कृष्ण बहुत अच्छे हैं, ये तो भगवान जैसे हैं, इनकी पूजा कर लो। राम भगवान जैसे इनकी पूजा करो। राम ने क्या कहा ये ना ध्यान देकर राम की पूजा, बल्कि साईं क्या कहते हैं उसको भूल करके साईं की पूजा। अब साईं के मंदिर में साईं का ही प्रसाद चढ़ेगा, उनके मंदिर के अंदर जो प्रसाद बन रहा है वही चढ़ाया जाएगा, पीला वस्त्र ही धारण किया जाएगा, और वो चीज जो वहां के पुजारी वर्ग ने निर्धारित कर दिया वही साईं हो गए। जबकि साईं अगर होते तो इन लोगों को डंडा मारते, कहते तुम लोग मेरे नाम का जो है इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, सही बात मैंने कुछ कही थी और निकाल कुछ दिया। इस प्रकार से ये धर्म का इंटरप्रिटेशन हो गया और जो आने वाले जनरेशन था उसने सही अर्थ को अनर्थ में बदल दिया। एकदम सही, यही बात है सर।
एकदम तो सही बात सर है। तो सर एक चीज इससे क्लियर होती है ना सर कि तो जब हम लोग बॉर्न हुए तो सर ऑलरेडी मिसकंडक्टेड था वो परसेप्शन, और सर जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते गए, पढ़ते गए, डेवलप्ड होता गया माइंड, तो सर वो कंसेप्ट जो है हमारे लिए एक इल्यूजन ही हो गया, क्योंकि सर हमको बिल्कुल। पहले से बोल दिया गया कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें ऐसा करना है। हम वहां नहीं जा सकते, हम दूसरे धर्म के मंदिरों में नहीं जा सकते, तुम अरे वहां जाओगी, अरे तुम इससे शादी करोगी। तो सर वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में, दैट मीन हमें फ्रीडम कभी मिली नहीं सोच की कि हम बिल्कुल, ये भी देखिए, कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हमारे दिमाग में ट्रेडिशनल फैक्ट्स बैठ गए। एक एग्जाम्पल के रूप में हम फिनोमेनोलॉजिकल क्यों नहीं हो पाते, हम क्योंकि ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा खोए हुए हैं। एक छोटी सी बात कहेंगे कि चंद्रमा ईश्वर है, 200 साल पहले अगर कोई यह बात कहता हम एकदम यथार्थ सत्य मानते, लेकिन आज हम आप सब जानते हैं कि चंद्रमा ईश्वर नहीं है। चंद्रमा एक सैटेलाइट है, एक पत्थर का टुकड़ा है, अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा है, और ऐसे असंख्य भ्रमण करने वाले पत्थर के टुकड़े अंतरिक्ष में हैं। और अगर अब हम चंद्रमा को ईश्वर मानते हैं तो अंतरिक्ष के सारे टुकड़े जो हैं, छोटे छोटे खंड पिंड, सब के सब ईश्वर हो जाएंगे। अब इस फैक्ट को हम जानने के बावजूद चंद्रमा को देख के तीज मनाते हैं और चंद्रमा को देख के ईद मनाते हैं। सोचिए, तो हम कब बदलेंगे जब हम अभी ट्रेडिशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, जब हम इस छोटी छोटी मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर हम कैसे सत्य का निर्माण करेंगे, सत्य के समाज का निर्माण कैसे हो पाएगा? सर बुद्धा ने भी बोला था कि सर वो हंगर का कोई रिलीजन नहीं होता। तो सर ये बहुत बड़ी बात है सर, ये हम नहीं बात मानेंगे, तो सही लेकिन है सर सर। आज जब कोई आके हमको खाना देता है कोई अलग, तो ये कहते हैं इसकी जात पता कर लो पहले तब खाओ। सर मोस्ट डिजास्टरस थिंग। एक्चुअली क्या हमारी मानसिकता जो रेडिकुलस है ये सब वो चीजें धूमिल हो सर। गई, हमारी सोच जो है वो धूमिल हो गई है। हमने मीनिंग को जो था वो मीनिंगलेस कर दिया। जैसे एक मैनिपुलेट कर एग्जांपल के दिया रूप सर में उसको। ये सर। एग्जाम्पल चर्चा करूंगा। अब हमारे प्राचीन व्यक्तियों के पास चले जाइए, प्राचीन मनीषी जो हुआ कहते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन, उन्होंने देखा कि तुलसी जो है वो ओजोन छोड़ने वाला गैस है। तुलसी ऐसा पौधा है जो ओजोन देता है, और ओजोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर डिप्लीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। अतः ये ज्ञान आज से हजारों साल पहले हमारे इंटेलेक्चुअल्स को हो चुका था, मनीषियों को हो चुका था। उन्होंने कहा कि भाई तुलसी की रक्षा करो और तुलसी जहां निकले उसे सेव कर लो। तो उन्होंने कॉमन आदमी से बताना शुरू किया, देखो बेटा ये जो तुलसी है इसको नोचना नहीं, ये श्रब है, इधर उधर झाड़ फंकवार के साथ निकल आता है, पर ये बहुत काम का है, जहां निकला है वहां साफ सफाई करके ईंट लगा दो, इसको रोज पानी डालो। तो उस समय के मनुष्य ने कहा कि अच्छा, तो इससे क्या होगा कि ये तुलसी जो है ये ओजोन छोड़ता है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा होती है, और अगर अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज्यादा आ जाएंगी तो पृथ्वी जल जाएगी। अच्छा, मतलब ये तुलसी अगर सूख गया, ये तुलसी नोच दिया तो पृथ्वी जल जाएगी? हाँ, कहीं ले नोच दिया, बड़ा बेवकूफ बनाए रहे हैं गधा। नहीं तो तुलसी से पृथ्वी चलेगा, बचेगा, बेवकूफी समझ आए। अब जो मनीषी था, बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा इनको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाना चाहेंगे तो ये जिंदगी में कभी नहीं समझेंगे, तो इनके साथ कॉन्सेप्ट रचना कर दी। कहे देखो ऐसा है, ये तुलसी ना माँ है। कहे हाँ, कैसे माँ है? क्योंकि ये भगवान विष्णु की पत्नी है। अच्छा, भगवान विष्णु की पत्नी? भगवान विष्णु कौन है? पिता। तो पिता की भाई कौन? पत्नी, माता। माता, ओ माता है, तो माता के सामने नतमस्तक हो, हाथ जोड़ो और माता की संरक्षण करो। तुम माता के पुत्र हो, माता के पुत्र होने के नाते माता की रक्षा करना चाहिए। अतः चलो, माँ जो है उनके दृष्टिकोण से सोचो और तुलसी को साफ सुरक्षित करके रखो। अब देखा कि तुलसी के आसपास कीड़े लग रहे हैं, पत्ता खा जा रहा है कीड़ा। क्या ऐसा है? तुलसी की पूजा करवाते हैं कि यहाँ पर तुम दीप जलाओ, कड़वा के तेल में दीप जलाओ, घी के तेल में दीप जलाओ, अगरबत्ती जला दो। अब उसको सेंस था हम माँ की उपासना कर रहे हैं, और मेन एक्चुअली रक्षा करना था तुलसी के पौधे की। कहा देखो ऐसा है, रोज सुबह शाम माता को जल अर्पण करो। अब माता को जल अर्पण करने के दृष्टिकोण से उसने जल को चढ़ाना शुरू किया। फिर कार्तिक के महीने में विशेष पूजा करा दिया ताकि ध्यान रखे, और कहीं भी निकल आए, बीच आंगन में भी निकल आए तो फिर वहीं पर उसकी पूजा कर दो। तो इस तरह से क्या हो गया, उसकी ईंट लगा के, गमले लगा कर सुरक्षित, वो एक प्रथा बन गई, परंपरा बन गई, और फिर हमने इसको कॉमन लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया। जबकि तुलसी को बचाने का उद्देश्य क्या था? अल्ट्रावायलेट किरणों की रक्षा, ओजोन की जान। सोचिए, ये था हमारे मनीषियों का उद्देश्य। ऐसे ही पीपल के और नीम के प्रति था। अब एक व्यक्ति देखा पेड़ चाहिए, लकड़ी चाहिए, काट रहा, देखे पीपल काट रहे, नीम काट रहा है। अब इंटेलेक्चुअल पर्सन गया, उसने कहा भैया ऐसा है कि पीपल नीम ना काटो। कहें क्यों? कहें ये जो है ऑक्सीजन देता है।
अगर ये कट जाएगा तो मानो मर जाएगा, ये जान लो। पीपल नीम कम हो जाएंगे, कट जाएंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। कहना अच्छा ले नोच दिया, बेवकूफ समझ रखे हैं। पीपल नीम से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हमारा जीवन, कहाँ है? लो नोचा पीपल नीम, लो 50 तो नोचा, मर गए क्या? बेवकूफ समझ रखे हैं। अब कैसे समझाया जाए पीपल नीम को, कैसे बचाया जाए? तो कहे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हटाओ और रिलीजियस कॉन्सेप्ट हटाओ। देखो ऐसा है कि पीपल के पेड़ पे बाबा बैठते हैं, शनि बाबा। अच्छा, तो क्या शनि बाबा बहुत नाराज होने वाले बाबा हैं? अगर तुमने पीपल काटा तो शनि बाबा गिर जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। और करके देख लो, वैसे तो जब कलुआ का लड़का रहा ना, उसका पालिश मार दी, इससे कारण यही रहा कि पीपल नोचे ना, पीपल तोड़े रहा, पीपल काटे रहा, तो बाबा नाराज हो गए। तुम एक बार ट्राई कर लो, तुम्हारा तो उठो लड़का ने। अच्छा हम ट्राई करें, हम अपन लड़कन के बच्चा को पीपल ना कट पे तो सब पेड़ में हुआ कट पे, और कोई पेड़ काट ले, हम कुल मिला के पीपल की रक्षा कर दी। अब इस तरह से पीपल को, अब देखा सूख रहा है तो क्या ऐसा है कि बाबा खुश होंगे, परेशानी तुम्हारी दूर होगी अगर पीपल को जल चढ़ाओगे। तो पीपल और नीम को जल चढ़वा दिया। अब रोज सुबह शाम हाथ जोड़ के पीपल नीम को जल चढ़ा दिया। तेल क्यों चढ़ा दिया? ताकि तेल से कीड़े ना पैदा हो, जिससे पीपल नीम नुकसान ना हो। तो उसके जड़ों में तेल जाएगा तो पीपल की मजबूती होती है, नाइट्रोजनस पदार्थ मिलते हैं, इसलिए तेल चढ़वा दिया। कुल मिला के तेल, नीम, पानी, जल, इस सबका कॉन्सेप्ट एक ही था, पीपल और नीम को बचाना। तो ये सारे चीज के पीछे रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्यों जोड़ा? ताकि मनुष्य गलत ना करे और ये सारी चीज सुरक्षित रहे। तो रिलीजन बहुत बड़ा फैक्ट है और रिलीजन बहुत बड़ी चीज है। रिलीजन व्यक्ति को हमेशा, अच्छा एक चीज और कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। जैसे हमेशा ये कहते हैं कि क्या आप रिलीजियस हैं? मैं पूछना चाहूंगा स्नेहा, आप क्या धार्मिक हो? जी सर। धार्मिक हो आप? कैसे आप धार्मिक हो? कैसे आप कहोगे आप धार्मिक हो? कैसे कहूंगी सर, हाँ। मैं ये तो नहीं कि सुबह उठ के घंटी पूजा करूं, 2-2 घंटा जाप करूं, इतना तो नहीं होता मुझसे। लेकिन हाँ, कर्म को मानती हूँ, कर्म करूंगी तो अपने आप सब कुछ बनेगा। ओके, कृति आप धार्मिक हो? सर एकदम नहीं। अच्छा आप धार्मिक नहीं हो, अच्छा चलो। पैजा आप धार्मिक सर हो? हम भी कोई खास नहीं है। अच्छा आप भी धार्मिक नहीं हो? कोई खास नहीं सर। खास नहीं है मतलब कुछ तो है? थोड़ा बहुत है सर, पर बहुत ज्यादा नहीं है। सब पार्शियली नास्तिक हैं हम लोग। अच्छा देखिए सर आप एक्चुअली गुड डीड्स में बिलीव करते हैं, गुड डीड्स में बिलीव करते हैं। ओके। देखिए एक चीज बता दें, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग धार्मिक हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम धार्मिक नहीं है, क्योंकि धर्म का मतलब तो धारण करना है, फॉलो करना है, किसी भी बात को फॉलो करना है। इवन अगर आपने अपना टाइम टेबल बनाया कि हमें 12 घंटे पढ़ना है और उसको फॉलो कर रहे हैं तो ये भी धर्म है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि वी आर नॉट धार्मिक। ठीक है, हम रिलीजियस हैं, सभी लोग रिलीजियस हैं। अब किसी ना किसी बात को तो फॉलो करते हैं, भले ही आप अपने मम्मी पापा की बातों का फॉलो कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के, अपने गार्जियंस की बातों का फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी तो धर्म है, ये भी तो धारण है। आप भी तो पति की बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या है? धर्म है, धारण है। ठीक है ना? तो कोई नहीं कह सकता कि हम धार्मिक नहीं है। कम और ज्यादा अलग बात होगी, पर हर व्यक्ति जनरली धार्मिक होता है। ठीक है, क्लियर? हमें लगता है आज आप लोग क्लास नहीं शुरू करने देंगे, आप क्लास दे। तो और लोग आ गए सर इतना बर्निंग टॉपिक था। हाँ सर मजा आया, लेकिन सर ऐसा अच्छा है सर, हाँ सर बड़ा पॉजिटिव डिस्कशन था। अच्छा चलिए तो और लोग देखिए कौन। सर एक्चुअली में सर दादी लोगों ने सर धार्मिक का कॉन्सेप्ट है ना सर, वो भगवान से ही जोड़ के रखा था। तो सर मैं तो सही बताऊं सर, मैं पूजा वूजा तभी करती हूँ जब सर काम लगता है कि भगवान को याद कर ले, कुछ है जब जरूरत होती है तो बैंक जाते, वैसे जब जरूरत होती है तो भगवान के मंदिर जाते हैं। ये भगवान कहाँ, तुम कोरोना हटाओ। सर धार्मिक सर इसी से हम एसोसिएट करते हैं, तो सर मेरे को तो डांट भी पड़ती है कि जैसे हमारी श्रेया नहीं करती हो। 4 साल की है और वो आजकल पूजा करती है। आजकल वो माँ के पास नहीं, दादी के पास रहती है और आजकल पूजा सीख रही है। तो उसने पूजा में प्रार्थना शुरू करी है, हे भगवान कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए, मेरे स्कूल खुल जाए, पापा का कोचिंग स्टार्ट हो जाए, पैसा आने लगे, ठीक सा पैसा है, ढेर सारा पैसा है तो पापा चॉकलेट लाए, क्योंकि हमने कह रखा है कि पैसा वैसा आने ना, हम बाहर निकलेंगे नहीं, चॉकलेट नहीं लेंगे, ताकि तुम हमको बाहर ना ले जाने दो। तो कुल मिला करके वो अपनी बात के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करती है कि जल्दी से कोरोना चला जाए, कोरोना वायरस चला जाए।
सर ऐसे सर हमको बहुत डांट पड़ती है घर में कि सर सिर्फ काम पे ही तुम जाओ, पूजा करो उसी में। और सर जब व्रत रहते हैं तो सर और खाना होता है सर, उसका तो अलग मजा होता है। व्रत का कोई सर अब व्रत रहने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सर, बताइए? व्रत क्यों रहते हैं? Why we- बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सर। हाँ सर, ये सर किसी प्रेसिडेंट थे हमारे, उन्होंने बोला था कि सर जब पॉवर्टी आई थी सर, इसीलिए होता है सर बेसिकली। वीक में 2 दिन आप अगर बिना खाए रह जाओगे तो आपका फिजिकल अपीयरेंस भी अच्छा होगा सर, वो भी अच्छा होगा। तो ये मेरे को लगता है सर बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है सर, इसी वजह से फास्ट और ये क्योंकि सर व्रत एक का चीज रखा मेरा मानना जाता है कि है। सर अगर भूखा न्यू रह के ब्लड पूरा भगवान सर्कुलेट होगा, ऑक्सीजन सर्कुलेट होगा। सर अगर भूखा रहने से अगर भगवान कुछ दे देगा तो सर आज गरीब नहीं होते ना सर हमारे यहाँ, तो वो तो भूखे ही रहते हैं सर। ये फास्टिंग वास्टिंग इसी के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। स्नेहा तुम शांत हो गई, व्रत क्यों रहते हैं? नहीं सर, सुन रही हूँ सबको। व्रत क्यों रहते हैं, बताओ अपना विजन। सर सही बात तो सही कह रही है ये लोग कि व्रत हम लोग इसलिए नहीं रखते कि भगवान को खुश करना है कि वो हमें कुछ दे देंगे। भगवान को देना होता तो ऐसे ही दे देता, उसको खुश करने की जरूरत नहीं। सही बात है सर। हाँ, अभी हरियाली तीज में व्रत रही होगी। नो सर, व्रत तो नहीं रखती, पूजा होती है बस शिव जी और पार्वती जी की। व्रत नहीं रहा जाता। एक्चुअली सर मैं मायके से पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, दीक्षित हूँ, पर मेरी शादी गुप्ता में हुई है। तो हमारे मायके जी, तो मेरे मायके में नहीं होता तीज, पर यहाँ हमारे ससुराल में होता है ये कल्चर। तो बस मना सबकी खुशी के लिए कर लेते हैं, जिसकी खुशी के लिए जनरली लव मैरिज है क्या? जी लव मैरिज है। चलिए, तो बस सबको खुश करने के लिए समझ गए। नहीं तो कोई बात नहीं, तो आज के नॉर्मल ट्रेंड में एक्चुअली हम लोग पंजाबी सर होते हैं ना, हरियाणा साइड के हैं मेरे इन-लॉज, और मायका मेरा कानपुर का है। तो कल्चर का बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। देखिए, जो व्रत रहने का कॉन्सेप्ट है वो वास्तविक कॉन्सेप्ट ये है। मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा। आप अपने मोबाइल को देखते हैं कि 3-4 दिन 5 दिन लगातार रहता है तो हैंग करने लगता है। कंप्यूटर लैपटॉप आप चालू रखते हो, 2-4 दिन 5 दिन लगातार रहे तो वो भी स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मशीन जो है वो लगातार जब काम करती है तो वो एक प्रकार से एक उसमें जो कहा जाए पैसेज होता है वो ब्लॉक होने लगता है, तो मशीन को हम बंद करते हैं। लेकिन हम अपने शरीर को कभी रेस्ट नहीं देते। जनरली हम एक टाइम के बाद रोज खाना खाते हैं तो रोज हमारे सारे बॉडीज वर्क करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो थोड़ा रेस्ट हो जाए तो वो रिफ्रेश हो जाता है। तो जस्ट लाइक उसी दृष्टिकोण से अगर हम व्रत रहते हैं तो कुछ ऑर्गन्स को हम थोड़े टाइम के लिए रेस्ट दे देते हैं, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स और एक्टिव होते हैं और रिफ्रेश होते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से पुल एंड पुश बटन है व्रत, यानी पुल एंड पुश बटन है जो कि हमारे लिए एक रिफ्रेश वर्क करता है। इसलिए व्रत रहने से हमारी ऊर्जा और बढ़ती है। और सही बात है कि जब हम व्रत रहते हैं तो हमारी बॉडी में जो जमा फैट है वो कंज्यूम होता है। अगर हम व्रत नहीं रहेंगे तो फैट कंज्यूम नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे हमारे लिए टॉक्सिफिकेशन का वर्क होगा और कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है। इसलिए व्रत रहने का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जनरली पहले के लोग सप्ताह में 1 दिन व्रत जरूर रहते थे, लेकिन आज अगर हम आपसे कहें व्रत रहिए तो आप तुरंत ही कहेंगे नहीं सर भूख लगी है, नहीं सर बर्दाश्त नहीं होता, नहीं सर वो। तो फिर हमने क्या किया, हमने रिलीजियस फैक्ट डाल दिया। हमने कहा माँ दुर्गे खुश हो जाएंगी, 9 दिन व्रत रहोगे लगातार तो, और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब हर आदमी के सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर रहती है। इच्छाएं तो कभी पूर्ति होती नहीं है, आवश्यकताएं पूर्ति के लिए परेशान रहता है, इच्छाएं तो बड़ी दूर है। तो व्यक्ति कहता है अच्छा ऐसा है तो देवी मैया हमारी इच्छाएं पूर्ति कर देंगी, चलो हम 9 दिन व्रत रहेंगे। अब 9 दिन व्रत रह लिए। इसी तरीके से हम 1 महीना रमजान में कम खाए। तो ये जो सारी चीजें कॉन्सेप्ट है वही उद्देश्य है व्रत रहने का, यानी कि हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, पुल एंड पुश बटन दबाते हैं और रिफ्रेशमेंट से हमारी ऊर्जा और भी यूनिक होकर निकलती है। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है व्रत का। ठीक, क्लियर? लेकिन आज सर इतने पकवान बनते हैं, तला भुना हो जाता है, वो तो नॉर्मल डे से ज्यादा हैवी हो जाता है व्रत का।
अब वही होता है ना कि फिर हम व्रत रहते तो उसका अपवाद ढूंढ लेते हैं। कि अपवाद में क्या खाया जा सकता है। वही ना, अब तो वो सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी भी बन रही है, साबूदाना की खीर भी बन रही है। तो व्रत में तो हम ज्यादा खाने लगते हैं और भी ऑयली और फाइटी खा लेते हैं। हाँ, और नुकसान करता है। That's true, sir. हाँ, ये That's बात सही है। जैसे रमजान में क्या होता है कि हम सुबह सुबह ढेर से, जो सुबह कोई खाता नहीं है लेकिन 4 बजे 3 बजे ही लोग खाना शुरू कर देते हैं, तो इतना ज्यादा खा लेते हैं कि अगले 12 घंटे तक वो पच नहीं पाता होगा। मैं तो समझता हूं। चलिए फिलहाल समाज शास्त्र एंड किया जाए और क्लास शास्त्र शुरू किया जाए, एनवायरमेंट पे आया जाए। नहीं, आज आप लोग पढ़ेंगे नहीं लगता है। चलिए तो शेयर करते हैं स्क्रीन और सीधा चलते हैं क्लास पर। तो मृदा प्रदूषण को मृदा प्रदूषण को मृदा में सामग्री की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी मृदा में जो सामग्री है, जो मटेरियल है, उसका लेवल क्या है, जो जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है या मृदा की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। मृदा प्रदूषण के जब प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर सॉइल पॉल्यूशन, यानी कृषि मृदा प्रदूषण। कीटनाशकों के साथ उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से उत्पाद की पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक और कवकनाशी मिट्टी के खनिजों की गुणवत्ता को कम करते हैं, जो अंततः पशु और मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने जल प्रदूषण में भी आपको बताया था कि हम जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं वो जल के माध्यम विभिन्न माध्यमों से जल में प्राप्त पहुंच जाता है और वो जल के द्वारा हमारे शरीर में तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है, टॉक्सिफिकेशन आता है। ठीक उसी प्रकार से मृदा में जब हम एग्रीकल्चर को बचाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर छिड़काव करते हैं, फंगिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, तो ये सभी हमारे लिए नुकसान को पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? ये तो पौधों की सुरक्षा करते हैं, पौधों की रक्षण करते हैं, तो ये केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स पौधों की रक्षा तो जरूर करता है जिससे कि कीट और कीड़े उसको नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन कहीं ना कहीं से इसके कुछ अंश, कुछ टॉक्सिक अंश वो अनाज में चले जाते हैं, यानी पौधों द्वारा या मिट्टी द्वारा अपना लिए जाते हैं, संयोजित कर लिए जाते हैं और वो धीरे धीरे वो हमें नुकसान पहुंचाता है जब हम उसे भोजन में उपभोग करते हैं। तो जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उससे हमें टॉक्सिफिकेशन यानी उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मिट्टी में जो ये सारे तत्व हैं, प्रदूषण, मिट्टी में तत्व मिट्टी की गुणवत्ता को गिरा देते हैं और मिट्टी
में मिट्टी के द्वारा उगाए गए पौधों में ये पहुंचकर हमारे शरीर के अंदर हमें हानिकारक पदार्थों से युक्त कर देते हैं। दूसरा जो यहाँ पर हम प्रकार की बात करेंगे वो है रासायनिक मृदा प्रदूषण यानी केमिकल सॉइल पॉल्यूशन। विभिन्न उद्योगों से उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ जिनका उपचार नहीं किया जा सकता, that cannot be treated, इनकी विषाक्तता को हटाए बिना इन्हें मिट्टी में योग कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। एक दवा की फैक्ट्री दवा बनाती है, दवाओं में बड़ी ताकत है। मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था कि पैरासिटामोल की गोली आपको बुखार से राहत दिला देती है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पैरासिटामोल के वो हमारे लिए बहुत जीवनवर्धक है। अब एक पैरासिटामोल बनाने वाली कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स जो उसके वेस्ट हो जाते हैं उसको वो गार्बेज कर देगा। कहाँ गार्बेज कर देगा? पानी के माध्यम से पानी में बहा देगा। तो पानी से वो अपने घर गंदगी को साफ कर देगा, अपनी फैक्ट्रियों को साफ कर देगा, कंटेनर्स को साफ कर देगा। पानी में घुलकर ये चले जाएंगी भूमि पर, मिट्टी पर, तो मिट्टी पर ये मिट्टी में समा जाएंगे। अब ये कुछ ऐसे हैं पदार्थ जो कई बार विषाक्तता इनकी नहीं घटती और ये मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। तो ये जो रसायन है जो कल कारखानों से फैक्ट्रियों द्वारा निकाले जाते हैं, ये वेस्ट ये मिट्टी की क्वालिटी को गिराने के साथ साथ मिट्टी में टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैदा कर देते हैं या उसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स ला देते हैं और ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हमारे लिए काफी नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रसायनों के माध्यम से भी जो मृदा है वो प्रदूषित होती है। अब मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं और क्या कारण इनको देखा जा सकता है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वनों की कटाई। लगातार वनों के कटने से, वन के कटने से किस प्रकार से मृदा प्रदूषित हो रही है। वन की जो जड़ है, पेड़, वन में पेड़ हैं, पेड़ों के जो जड़ हैं वो मृदा को यानी मिट्टी को थामे रहते हैं और मिट्टी को बांधे रहते हैं। लेकिन वन को कट जाने से जो मिट्टी का नाइट्रोजनस लेयर है वो ऊपर से हटता जा रहा है। धीरे धीरे वन के कट जाने से मिट्टी प्रदूषित हो रही है, उसकी गुणवत्ता गिर रही है। दूसरा जो कारण हमें माना जा सकता है भूमि का दुरुपयोग यानी खनन। अब माइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग हो रहा है, खनन हो रहा है। तो ये जो खनन है ये मिट्टी की क्वालिटी को लगातार गिराता जा रहा है। खनन के माध्यम से जो मिट्टी है उसमें उत्खनित होने से जो तत्व हैं वो मिट्टी में मिलते हैं, तो उससे भी भूमि की जो उर्वरता है वो कम होती है। तीसरा, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। अभी फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है जिससे कि मिट्टी के फर्टिलाइजेशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद फर्टिलाइजर्स एक ऐसे तत्व थे जिसने मिट्टी के प्रोडक्शंस को बढ़ाया। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि जितनी आवश्यकता है उतना अनाज नहीं पनप पा रहा है, उतनी अनाज नहीं प्रोडक्शन हो पा रहे हैं, अतः फर्टिलाइजर्स के माध्यम से अनाज की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाएगी और भूमि की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी रेट है वो भी बढ़ जाएगी। तो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाने लगा, बहुत अधिक लेवल पे फर्टिलाइजर्स उपयोग में आने लगे। इन फर्टिलाइजर्स के उपयोग से मिट्टी की क्वालिटी बढ़ने लगी, मिट्टी की क्वालिटी बढ़ी और जिससे कि अत्यधिक गुणवत्ता युक्त अनाज भी पैदा हो सका और अत्यधिक अनाज प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी प्रोडक्शन जो है अनाज का बढ़ गया। इससे बड़ा फायदा हुआ, कम स्थान पे हमने ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर लिया और बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद आपूर्ति करने में ये सहायक हुआ। अतः फर्टिलाइजर्स के आने से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई और ये देखा गया कि फर्टिलाइजर्स ने मानव की वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति में अपना बहुत अहम भूमिका रोल अदा किया। फर्टिलाइजर्स का उपयोग बड़े स्तर पर कृषि करने लगे, यानी फार्मर्स बड़े स्तर पे इनका उपयोग करने लगे। फर्टिलाइजर्स के उपयोग से हमें फायदा भी होने लगा, लेकिन कालांतर में आगे चल के देखा गया कि यही फर्टिलाइजर्स हमारे लिए नेगेटिव रोल अदा करने लगे।
कैसे नेगेटिव रोल अदा करने लगे? नेगेटिव इस प्रकार से अदा करने लगे कि ये फर्टिलाइजर्स जो हैं ये मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो गए, क्योंकि इनसे क्वालिटी जो मिट्टी की थी, जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता थी, वो धीरे धीरे घटने लगी। क्योंकि जब आप किसी चीज से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो उसकी जो नाइट्रोजनस पदार्थ है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इस प्रकार से फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक उपयोग हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होने लगा। इसके बाद बात करेंगे तीसरा, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। अब देखिए, कीट एक ऐसे तत्व हैं जिनको एक कृषक रोक नहीं सकता, और जाहिर सी बात है कीट आ जाते हैं और कीड़ों के आने से अनाज का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तो अनाज के नुकसान से बचने, अनाज को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। बड़े लेवल पर मनुष्य ने कीटनाशकों का प्रयोग किया, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया गया, जिससे कि अनाज में कीड़े ना लगे, अनाज सुरक्षित हो सके। इससे अनाज तो सुरक्षित हुआ, लेकिन इसने इन की पेस्टिसाइड्स, जो कि वास्तव रूप में देखा जाए तो केमिकल्स हैं, इसने मिट्टी की गुणवत्ता की अंदर गुणवत्ता को कम कर दिया, और इस प्रकार से कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी नुकसानदायक साबित होने लगा। कचरा एक कॉमन सा फैक्ट कह सकते हैं। कचरा, ज्यादा से ज्यादा कचरा को फेंका जाना, तो गार्बेज मिट्टी में हम जनरली, आप अभी अगर शहरी भूमि पर थोड़ी सी भी खुदाई करें तो आप देखेंगे कि पन्नी है, रैपर है, और कुछ ऐसे पदार्थ जो घुल नहीं जाते आसानी से, मिट्टी में जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, फाइबर वगैरह बहुत ज्यादा मिलेंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में, मैंने अभी कल ही कोचिंग के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वहां पे लेबर लगातार मिट्टी खोद रहा था, तो मैंने देखा लगभग 5 से 7 फीट तक मिट्टी में कूड़े ही मिले, और पन्नी, फाइबर और तमाम प्रकार के नॉन डिग्रेडेबल थिंग्स मिट्टी में जमे हुए थे, जिससे खोदने में भी उसको दिक्कत होती थी। इससे पता चलता है कि बहुत अधिक जो गार्बेज है वो मिट्टी में समा जाता है, और उससे जो है मिट्टी की भी गुणवत्ता गिरती है, और ये टॉक्सिक पदार्थ, क्योंकि प्लास्टिक एक प्रकार से टॉक्सिक है, और वो मिट्टी की क्वालिटी भी गिराती है, और इससे जो है वो जहरीले पदार्थ पैदा होते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसान। तो गार्बेज यानी कचरा बहुतायत रूप से मृदा प्रदूषण का एक कारण माना जा सकता है। इसके बाद प्लास्टिक की थैलियों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम देखें तो हमारे जीवन में प्लास्टिक की थैलियां जितना बड़ा हमारे लिए वरदान साबित हुआ, उतना ही बड़ा आज अभिशाप भी साबित हो रहा है। एनवायरमेंट को प्रदूषित करने में इसका मेजर रोल दिखाई देता है। प्लास्टिक के विकास ने वास्तविक रूप से हमारे जीवन को सरल बना, सहज बना दिया। हम आवश्यकताओं के अनुरूप प्लास्टिक को इजीली, बैग है जिसे अपने जेब में भर लेते हैं, रख लेते हैं, और हम जैसी अपनी आवश्यकता है उसके अनुरूप इस प्लास्टिक के बैग में प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं। ये मजबूत भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात है तरल पदार्थों के दृष्टिकोण से ये काफी सॉलिड वर्क करता है। परंतु हम इसका उपयोग अत्यधिक करने लगे, और हम इसको जहां यथा कथा जैसा है डंप करने लगे। ये भी देखा गया कि प्लास्टिक को जला दिया जाता है, तो प्लास्टिक को जला देने के बाद इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हानिकारक रूप से रोल अदा करते हैं। तो प्लास्टिक की थैलियां हमने देखा कि मिट्टी में अगर रहती है तो मिट्टी के नाइट्रोजनस पदार्थ या नाइट्रोजन लेवल को गिरा देती है। इस प्रकार से प्लास्टिक की थैली काफी हद तक हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको मृदा प्रदूषण से जुड़े हुए कुछ कारणों की व्याख्या किया। अब प्रश्न उठता है कि मृदा प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसे नियंत्रित करने के लिए हम क्या क्या उपाय सुझा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि ठोस कचरे के अंधाधुंध निपटान से बचा जाना चाहिए। जितना हो सके हम अपने जो गार्बेज है उस जितना हो सके डंपिंग है वो कम से कम करें, यानी मिट्टी में कम से कम चीजों को हम डंप करें। हो सके तो कचरा जो हम अपने घरों में देखते हैं प्रोडक्ट होता है, उसको जाकर के जहां उसके लिए स्टोर हाउस बनाए जाते हैं वहां पर उसे पहुंचाएं। प्रयास करें कि हम कचरे को मिट्टी में कम से कम फेंकें। तो डंपिंग को रोका जाना चाहिए। डिस्पोजल्स को ज्यादा से ज्यादा कम यूज करने पर बल दें, इसके विकल्प को तलाशें। डिस्पोजल्स को मिट्टी में जाने से रोकें, क्योंकि मिट्टी में पहुंचने के बाद मिट्टी की क्वालिटी को गिरा देता है। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करें,
ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले ही आदेश भी जारी किया था, फिर इसके बाद चूंकि अभी कोई दूसरा विकल्प जल्द ही इसका नहीं तलाशा गया है, इसलिए पुनः ये लागू हो चुका है। लेकिन हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इसके विकल्प हो, हमें तलाशना चाहिए और कागज के थैले, कपड़े के थैले और अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के, मिट्टी के हानिया जैसी चीजों का प्रयोग करके हम प्लास्टिक की थैली के विकल्प के रूप में तलाशें, तो इससे मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है, क्योंकि ये आसानी से नष्ट नहीं होते और ये नुकसानदायक टॉक्सिक पदार्थ भी छोड़ते हैं। सीवेज को उर्वरकों के रूप में, लैंडफिल के रूप में उपयोग करने से पहले ठीक से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सीवेज जो गंदगी है उसको हम जब लैंडफिल के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाता है। तो सीवेज को भूमि की उर्वरता के दृष्टिकोण से प्रयोग किया जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जिससे कि इसकी भूमि की उर्वरता बढ़ सके। घरेलू कृषि और अन्य अपशिष्ट के से कार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाना चाहिए और वर्मी कंपोस्टिंग के अधीन किया जाना चाहिए, जो उप उत्पाद के रूप में उपयोगी खाद उत्पन्न करता है। देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग वास्तव में वर्म्स के माध्यम से भूमि की उर्वरता बढ़ाना होता है। ये देखा गया जो वर्म्स पाए जाते हैं भूमि में, वो भूमि की क्वालिटी को उठा देते हैं, जिससे कि अच्छा, एक प्रकार से कहा जाए तो ये मिट्टी में बिना इंसेक्टिसाइड, बिना पेस्टिसाइड्स डाले या फर्टिलाइजर्स के डाले ही मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का एक नेचुरल पदार्थ रूप में देखा जा सकता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। खतरनाक पदार्थों को हटाने के लिए निपटान से पहले औद्योगिक कचरे का ठीक से इलाज किया जाना चाहिए। और ये देखा गया कि औद्योगिक कचरों का हम ठीक से इलाज नहीं करते, औद्योगिक कचरों को हम रिमूव नहीं करते, औद्योगिक कचरों को जैसा चाहे वैसे उठा के डंप कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक एस्पेक्ट है। औद्योगिक कचरे हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल कचरे हैं, इनको कम से कम डंप होने से बचाया जाए, मिट्टी में इनके पहुंच से रोका जाए। अतः इंडस्ट्रीज को भी इस पर विभिन्न एस्पेक्ट से विभिन्न उपाय उठाना चाहिए, जिससे कि डंप को सीधा मिट्टी में फेंके जाने से बचाया जा सके, रोका जा सके। वेलकम बैक टू द क्लासरूम। आज एनवायरनमेंट में महत्वपूर्ण टॉपिक नॉइज पॉल्यूशन पे चर्चा करूंगा। इससे ठीक पहले मैंने वीडियोस में क्लास में आपसे सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन और पॉल्यूशन क्या है इस पर चर्चा किया था। एक बार पुनः उसकी बात करूंगा। पॉल्यूशन अनवांटेड चेंज, ऐसा बदलाव जो हम ना चाहते हो, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा बदलाव जो हमें ठीक ना लग रहा हो, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। अब इसी क्रम में मैंने जल प्रदूषण के विषय में बताया कि जल की गुणवत्ता का गिर जाना, जल की क्वालिटी का में फॉल्ट आना जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन है। मृदा की गुणवत्ता या मृदा में प्रदूषित तत्वों का मिल जाना सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। अब जब हम नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं तो नॉइज पोल्यूशन का मतलब है ऐसी ध्वनि जो हमें नापसंद, दैट मीन्स अवांछित ध्वनि, अनवांटेड नॉइज, अनवांटेड एलिमेंट that disturbs, unwanted sound that disturbs the environment, that is totally against the human, animal and machines, that is said to be noise pollution। यानी नॉइज पोल्यूशन वह है जो हमें अवांछित ध्वनि उत्पन्न करके हमारे मस्तिष्क को, मेंटल एक्टिविटी को, हमारे विभिन्न एक्टिविटीज को नेगेटिवली इफेक्ट करे, उसे हम नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब नॉइज शब्द यानी ये शोर शब्द जो है वो लैटिन शब्द से, जिसका मतलब होता है मिचिली यानी सेसिकनेस। देखें तो शोर का मुख्य अर्थ हुआ जो हमारे
मस्तिष्क के लिए नेगेटिवली रोल अदा करें, क्योंकि जो सिकनेस के रूप में अदा करें, यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचाए। अब यहाँ पर इसके मेन सोर्स की हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नॉइज। तो मेन सोर्स के रूप में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी यातायात व्यवस्था ने इस मेन सोर्स के रूप में रोल अदा किया। अन्य सोर्स की बात करें तो कारखाने, मशीनरी, आपातकालीन सेवा, साइनस, निर्माण कार्य, लाउड स्पीकर आदि। अब यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहूंगा, वो ये कि मानव का जो कान है, यानी कि हमारा जो ईयर है, वो 20 से लेकर जो मापन होता है जो ध्वनि का, वो डेसिबल्स के अंतर्गत किया जाता है। इसे डीबी यानी डेसिबल दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर हम एक साधारण सा चर्चा करेंगे कि इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, साइलेंट जोन में डे टाइम में और नाइट टाइम में क्या गतिविधि, कितनी डेसिबल जनरली नॉइस की रहती है। तो इंडस्ट्रियल जोन की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल, तो यहां पर डे टाइम में 75 डेसिबल तक नॉइज होता है। 75 डेसिबल। अगर हम नाइट टाइम में बात करें तो 70 डेसिबल माना गया। कॉमर्शियल जोन की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। कॉमर्शियल जोन पर 65 डेसिबल डे टाइम में और नाइट टाइम में 55 डेसिबल 55 डेसिबल होता है। जब हम रेसिडेंशियल जोन की बात करते हैं तो यहां पर 55 डेसिबल डे टाइम में और 45 डेसिबल नाइट टाइम में रिकॉर्ड की जाती है। साइलेंट जोन में डे टाइम में 50 डेसिबल और नाइट टाइम में 40 डेसिबल तक रिकॉर्ड की जाती है। इस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में दिन की अवस्था और रात्रि की अवस्था क्या रहती है। इन क्षेत्रों में दिन और रात्रि की अवस्था में कैसे बदलाव होता रहता है, कितना डेसिबल ऑफ वॉइस रहता है, ये एग्जामिनेशन में पूछने वाला पॉइंट है। चलिए अब चर्चा करते हैं ध्वनि प्रदूषण की क्या प्रभाव हमारे सामने है। तो ध्वनि प्रदूषण से झुंझुनाहट, झंझलाहट, आक्रामकता, उच्च रक्तचाप, उच्च तनाव स्तर, नींद की गड़बड़ी आदि हो सकती है। क्योंकि एग्रेशन अक्सर देखा है बढ़ता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर किसी समय यहाँ पर एक आवाज हो जिससे कि मैं आपसे ठीक से बात ना कर पा रहा हूं, तो मेरे मन में जाहिर सी बात है एग्रेशन पैदा, एक इरिटेशन पैदा, और इससे हमारे बॉडी में डिसएक्टिविटी उत्पन्न, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का जन्म होना, नींद की एक बीमारी कई लोगों को सुनाई देता है। तो इसका कारण क्या होता है कि वो आसपास ऐसे माहौल में रहते हैं जो कोलाहल से युक्त होता है। तो ध्वनि प्रदूषण का ये नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है।
दूसरा देखें तो उच्च ध्वनि स्तर मानव के हृदय प्रभाव को भी बढ़ा सकता है, हृदय के प्रभाव को यानी कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स को पैदा कर सकता है, हृदय की गति रुक सकती है और बहुत सी कार्डियो इफेक्ट्स उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरी बात करें तो ध्वनि के स्तर में वृद्धि के कारण काम में एकाग्रता में भी कमी आती है। जैसी बात है कि जो एक एकाग्रता है, वर्क के प्रति एक झुकाव है, वो लेस हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इनकी क्या मेजर्स उठाएं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है कि औद्योगिक ध्वनि को कम करने के लिए मल्फर या ध्वनि शोषक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। तो जैसी बात है, जैसे आप देखते हैं कि जनरेटर चल रहे हैं, तो जनरेटर इतना आवाज करते हैं कि भले हुए एक मकान में चल रहा है लेकिन वो 8-10 आसपास के मकान में लगातार एक धन की आवाज बनाए रहता है, जिससे कि इरिटेशन पैदा। तो मल्फर यानी जो साउंड को स्लो कर सके, आवाज को धीमी कर सके, तो ऐसे चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि ध्वनि शोषक हो जाए, यानी ध्वनि वहीं पे एब्सॉर्ब हो जाए। दूसरी बात है भाई, मल्फर के विषय में क्या है कि एक साइलेंसर के रूप में, से ब्रिटिश इंग्लिश में से एक साइलेंसर कहते हैं, इट्स अ डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग द नॉइज एमिटेड बाय द एग्जॉस्ट ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। जिससे जो इंजन के अंदर से जो आवाज निकल रही है उसे एब्सॉर्ब करके ये किसी तरीके से आवाज को मंद कर देता है, धीमा कर देता है। दूसरा जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, जो मेजर्स कंट्रोल करने के लिए हो सकता है, वो है अस्पतालों और स्कूलों के आसपास हॉर्न मुक्त क्षेत्र बनाए जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में साइलेंस बहुत नीडेड होती है। एक बीमार व्यक्ति के लिए जितना आराम अनिवार्य है उतना दवा भी है। यहाँ पे देखा गया है कि जितना हो सके रेस्ट करे, और ऐसे में अगर उसके आसपास कोलाहल रहेगा तो उसे मानसिक रूप से रेस्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए अस्पतालों में, स्कूलों के आसपास यहाँ पर ये देखा गया है कि आवाज को मंद करा जाए या उस क्षेत्र में हॉर्न तक आप नहीं बजा सकते, ये घोषणा होनी चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट जो उठाया जा सकता है वो पटाखे और लाउड स्पीकर्स की ध्वनि के निम्न स्तर की अनुमति, यानी कि जो पटाखे हैं, लाउड स्पीकर हैं, वो बहुत जोर से नहीं बजाए जा सकते। पटाखे छोटे लेवल पे, जिससे मनोरंजन ही केवल हो, जिससे क्षति ना पहुंचे, मस्तिष्क की स्थिति में भी नुकसान ना पहुंचे, तो पटाखे जो हैं वो कम आवाज वाले पटाखे, उनका प्रयोग करना चाहिए। और लाउड स्पीकर जो जनरली हम लोग देखते हैं कि हर स्थानों पे, मंदिर पे भी, मस्जिद पे भी, दावतों में अक्सर बजाए जाते हैं, तो ये लाउड स्पीकर्स की जो मात्रा है वो जितनी हो सके वो कम कर देना चाहिए, इनको स्लो रखना चाहिए, जिससे कि ये नॉइस पोल्यूशन कम से कम हो। अगली बात करेंगे तो शोर स्तर को लागू करने और पालन करने के लिए कड़े कानून तैयार किया जाना चाहिए। सरकार का बहुत बड़ा रोल है। अगर गवर्नमेंट कुछ कड़े कानून बना दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नमेंट ने कुछ एक अच्छा कानून ये निकाला कि मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो लाउड स्पीकर्स का प्रयोग नहीं करेंगे अपने अजान या अपने धार्मिक क्रियाओं को करते समय। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि कई मायने से आसपास के रहने वाले लोगों के लिए नुकसान होता था, उनको एक प्रकार से लगातार नॉइस झेलनी पड़ती थी, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये अनावश्यक रूप से कहा जाए हर समय इसका दुरुपयोग किया जाना देखा जा रहा था। तो इस प्रकार से ये एक अच्छा कदम उठाया गया। इसी प्रकार से जो शहरी क्षेत्र में गेस्ट हाउसेस हैं वहां पर अब ये रोक लगा दिया गया कि डीजे नहीं बज सकता है, और आप अपने कार्यक्रमों को करिए और छोटे हल्के आवाज के म्यूजिक के साथ आप अपने जो सेरेमनी है उसको करिए, परंतु डीजे ना बजाइए। तो ये सब कुछ एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है जो कि कहा जाए सरकार द्वारा उठाया गया, और भी कड़े कानून बनाए जाने चाहिए इस संदर्भ में, क्षेत्र में, जिससे कि नॉइस पोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। अगला जो स्टेप उठाया जा सकता है वो पेड़ लगाना, ताकि यह शोर बाधाओं के रूप में काम करे, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, वो डेंस हो जाते हैं, जिससे आवाज को वो एक प्रकार से रोक सकते हैं, आवाज को वो कंज्यूम कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं आवाज के ट्रांसफॉर्मेशन में।
जो अगली बात है वो है मशीनों का उचित रखरखाव स्नेहन, क्योंकि ये देखा गया कि हम अक्सर लुब्रिकेशन नहीं करते, मशीन से आवाज बहुत ज्यादा करते हैं, तो मशीनों का रखरखाव ठीक ठाक नहीं होता तो वो आवाज खड़खड़ खड़खड़ कर देते हैं। जैसे गाड़ी है या फिर इंजन उसके अगर खराब हो गई है तो वो उसका जो कहा जाए साइलेंसर अगर फॉल्ट में आ गया, तो मैंने देखा कई लोग उसको चलाते रहते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि नॉइस पोल्यूशन पैदा होता है। तो मशीनों का रख रखाव बहुत जरूरी है और लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए जिससे कि वो काफी हद तक जो है आवाज को कम निकाल सके। अब केंद्र सरकार का विनियमन और शोर प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में कुछ बात करेंगे तो भारत में वायु प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 और 1987 में शोर को यानी नॉइस को वायु प्रदूषण के रूप में शामिल करने के लिए शोर संशोधन किया गया था। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट का बना 1981 में और इसका संशोधन किया गया 1987 में। इसके अलावा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शोर मानकों का कार्यान्वयन, लाउड स्पीकर बजाने का समय फिक्स करना, हॉर्न ध्वनि पैदा करने वाले उपकरणों के अधिक उपयोग के लिए प्रतिबंध लगाना, ध्वनि प्रदूषण के बारे में डेटा प्रदान करने के लिए SPCB और CPCB यानी सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा जिम्मेदारी आवंटित किया जाना, ये सारी चीजें जो है कहा जाए तो ध्वनि को नियंत्रित करने, ध्वनि को कम करने के दृष्टिकोण से मेजर एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए। तो ये मैंने आपको अभी बताया ध्वनि प्रदूषण के विषय। सो कम बैक, मैंने अभी आपको यहाँ पर पूरी क्लास कवर कर दी, राइट? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? सब समझ में आया? सर। यस सर। ओके, मतलब प्रॉब्लम है ये यस की प्रॉब्लम नहीं है ये यस? प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। अच्छा, जब तब तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो सही है। अभी एक टॉपिक इसमें बेसिक स्टैंडर्ड से है। आवाज तुम्हारी कट रही है, हम क्या बोला? बेसिक स्टैंडर्ड एमिशन नहीं आई है सर। लिस्ट पीडीएफ सर, नॉइज पोल्यूशन। मैं आज भेज दूंगा, अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। ठीक है ओके। पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। चलिए एक और टॉपिक इस पर पढ़ा ले, अभी 15 मिनट है हमारे पास। तो वेस्ट यानी कचरा, उस पर छोटा सा मैटर है, वाटर वेस्ट, इसकी चर्चा करेंगे।
सो वेलकम बैक। चर्चा करेंगे वेस्ट के विषय में, यानी कचरे। ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और एग्जामिनेशन में एक दो प्रश्न इस पर भी अक्सर पूछा जाता है। वेस्ट यूं तो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज अगर देखें तो बड़े पैमाने पर जो वेस्ट है वो हम डंप कर रहे हैं और सबसे बड़ा डंपिंग देखें तो इसका समुद्री क्षेत्र में। एक एस्टिमेशन के अनुसार, वर्ल्ड एस्टिमेशन है कि 14 बिलियन पाउंड का प्लास्टिक हम हर वर्ष समुद्र में डंप कर देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 14 बिलियन पाउंड का प्लास्टिक जो है वो समुद्र में डंप होता है। हमारी मजबूरी है कि हम इसे डंप करेंगे क्योंकि कूड़े हैं वो कहीं ना कहीं चाहे रिसाइकिल करने के पश्चात ही उसको डंप करना होता है और एक आवश्यक मजबूरी है जिसके तहत देखा गया कि विश्व में लगभग सभी देश अपना कूड़ा डंप करते हैं और वो समुद्र में डंप होता है। तो समुद्र में सबसे बड़े पैमाने पे डंप देखा गया। तो इसके संबंध में और डिटेल में जानकारी देंगे, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं साधारण सी बात कि भाई वेस्ट किसे कहेंगे। तो कोई भी अवांछित या असामान्य पदार्थ जिसे उपयोग के बाद छोड़ दिया जाए उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। जनसंख्या और बहुत बड़ी औद्योगिक गतिविधियां नगर पालिका के ठोस कचरे के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भाई हम अपने जीवन में अपने लाइफ में बहुत सी चीजों का प्रयोग करते हैं और डेली रूटीन के साथ बहुत से कचरे को हम प्रोड्यूस करते हैं। ये कचरा हम जनरली अपने घर से ले जाकर के बाहर फेंक देते हैं। हर व्यक्ति हर घर में झाड़ू लगाता है, साफ सफाई करता है, कचरे को उठा करके डंप कर देता है। कुछ लोग उसे बाहर फेंक देते हैं और उस कचरे को किसी अन्य माध्यमों से हम अगर देखें तो जो हमारे यहाँ बिन्स बने हैं, सरकारी बिन यानी कि जो डस्टबिन है उसमें डाल देते हैं। उसके बाद उसे सरकार के नगर निगम की गाड़ियां आ जाती हैं, उन्हें ले जाकर के रिसाइकलिंग सेंटर्स पे ले जाती है, जो उसमें से रिसाइकिल हो सकता है उसे रिसाइकिल कर लेती है। रिसाइकिल हो जाने के बाद हम उसको उठा करके जो उसके बाद जो प्रोडक्ट बचता है जो अब रिसाइकिल नहीं हो सकता उसे गार्बेज कहीं जगह गाड़ दिया जाता है और फिर जो गाड़ा भी नहीं जा सकता उसे कहीं ना कहीं उठा करके डंप किया जाता है। जनरली ये देखा गया नदियों में और नदियों से समुद्र में। और इस प्रकार से मात्र अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो 14 बिलियन पाउंड का प्लास्टिक दुनिया जो है वो समुद्र में डंप करती है। अभी हाल ही में सीबीसीबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने प्रत्येक वर्ष लगभग 52 मिलियन टन कचरा उत्पादित किया। अब अन्य कचरों के दृष्टिकोण से देखें तो 52 मिलियन टन जो है वो कचरा भारत ने उत्पादित किया है। तो अब इतना कचरा इसको कहाँ डंप किया जाए, ये वास्तविक समस्या बनती जा रही है। इसलिए रिसाइकिल करना जरूरी है और कोशिश ये करना है कि जो रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करें और ऐसे तत्वों का ही इस्तेमाल करें जो रिसाइकिल हो सके, यानी हम ऐसे ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो रिसाइकिल किया जा सके। अब प्लास्टिक है जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते तो हो सके तो प्लास्टिक के जो इक्विपमेंट्स है उनका उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक के जो तत्व हैं उनका उपयोग जब हम कम करेंगे तो रिसाइकिल का प्रश्न ही नहीं उठेगा और इसे डंप करने की बात ही नहीं उठेगी और ऐसे चीजें डंप होंगी जो आसानी से डिसॉल्व हो सके, चाहे वो वाटर में हो चाहे वो सॉइल में हो। अब बात करते हैं अपशिष्ट की क्लासिफिकेशन के, किन के भागों में इनको बांटा जा सकता है। तो देखिए इसे कई प्रकार से कहा जा सकता है लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ 3 भाग में इसको बांटेंगे। सबसे पहला हम कहेंगे ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट क्या है? मानव समाज द्वारा त्याग की गई यानी विसर्जित की गई कोई भी ठोस सामग्री, अर्ध ठोस या दूसरी सामग्री, उदाहरण के लिए बेकार टायर है, स्क्रैप है, धातु है, फर्नीचर है, लेटेक्स है, पेंट्स है, ये सब कुछ जो है ठोस अपशिष्ट कहा जा सकता है। देखिए अभी ठोस अपशिष्ट है, अगर ये डिसॉल्व हो जाते हैं तो वेल एंड बेटर, परंतु अगर डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं तो ये नुकसान है। जैसे जल में जब हम इनको फेंकते हैं तो जल में डिसॉल्व हो जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर डिसॉल्व नहीं होंगे तो टॉक्सिफिकेशन का वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। अब एक एग्जांपल के रूप में हम मूर्ति, जो गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करते हैं, तो हमने देखा कि बड़ी से बड़ी मूर्तियों को समुद्र में और नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। इन मूर्तियों में ऐसे ऐसे पेंट्स लगाए जाते हैं, लेटेक्स लगाए जाते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होता, अनसॉल्युबल होता है। पानी में जाने के बाद ये खुल नहीं पाता। इनके तत्व, इनके मॉलिक्यूल्स टॉक्सिक तत्व पैदा करते हैं, नुकसानदायक पदार्थ
उत्पन्न करते हैं, जो कि जल के अंदर जो जलचर हैं, जल जीव हैं, उनके लिए नुकसान उत्पन्न करते हैं। और इससे जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो प्रभावित होता है, और वो इनडायरेक्टली हमें भी प्रभावित करता है, यानी कि मानव के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। दूसरा जो इसका प्रकार माना जा सकता है वो लिक्विड वेस्ट यानी तरल अपशिष्ट है। मानव समाज द्वारा विसर्जित किया गया तरल पदार्थ जैसे घरेलू धुलाई, रसायन, तेल इत्यादि इत्यादि। अब देखिए, जनरली हम खाना बनाते हैं, खाने में कढ़ाई में कुछ तेल वगैरह लगा रहता है, बर्तनों में कुछ चिकने लगे हैं, उसको साफ सफाई कर दिया जाता है। कैसे साफ सफाई किया जाता है? डिटर्जेंट से साफ सफाई किया जाता है। तो पहली बात, जो तेल वगैरह है वो घुलनशील नहीं है, वो पानी में जाएगा, नाली से नालों में, नालों से नदियों में, नदियों से समुद्र में चला जाएगा, और समुद्र में पहुंचने के बाद ये घुलेगा नहीं, और ये भी टॉक्सिफिकेशन का कार्य करेगा। जानवरों के लिए, जो जीव जंतु हैं समुद्र के अंदर, उनके लिए नुकसानदायक है। डिटर्जेंट से साफ कर दिया गया, डिटर्जेंट से बर्तन को साफ कर दिया गया, डिटर्जेंट से कपड़े धुल दिए गए। आपने देखा कि आपने अपनी सफाई कर ली, अपनी टॉयलेट साफ कर ली, हार्पिक का इस्तेमाल कर लिया, बहुत अच्छा है, पूरा साफ हो गया। तेजाब डाल के आपने टॉयलेट को साफ कर दिया। ये सब कुछ केमिकल था जो आपने पानी के माध्यम से, यानी तरल वेस्ट के माध्यम से नालियों में, और नालियों से नाले में, नाले से नदियों में, और नदियों से समुद्र में गिरा दिया। नाओ, ये तो बहुत सुपर टॉक्सिक्स हैं, और इनको जब छोटे छोटे मछलियां, छोटे छोटे जीव जंतु समुद्र में इनका सेवन करेंगे, नदियों में सेवन करेंगे, तो उनकी हेल्थ पर नुकसान पहुंचेगा। उनके मरने से, डेड बॉडी के होने से, उन पर आधारित जो बड़े जीव जंतु है उनका डेड डिके होगा, और इसके बाद उनसे हमारा पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम भी प्रभावित होगा। और समुद्र के अंदर जब ज्यादा जीव जंतु मरेंगे तो गंदगी पनपेगी, कीड़े पनपेंगे, सड़न नहीं होगी या सड़ेंगे तो उनसे बैक्टीरिया, फंगस पैदा होंगे। कई बार ऐसे वायरस भी उत्पन्न हो सकते हैं जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं। हम सोच सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, शायद इतनी बड़ी विकृति उत्पन्न हो सकती है। आज अगर हम कोरोना वायरस के लिए किसी भी एक देश की किसी लैबोरेटरी को शायद टारगेट करके कह देते हो, लेकिन सत्य माने तो शायद यहाँ पर भी मानव द्वारा प्रकृति के साथ किया गया कोई छेड़छाड़ ही है, या आए दिन ये प्रदूषण के कारण भी उत्पन्न हो सकता है वायरस। और कोरोना वायरस ही नहीं, बहुत से अन्य वायरस, और आने वाले समाज, दुनिया में आने वाले समय में बहुत से ऐसे अन्य जीव जंतु और वायरस, बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नेगेटिवली रोल अदा करते हैं। तो यह मान सकते हैं कि ये तरल के माध्यम से, वेस्ट के माध्यम से काफी हद तक प्रभावित करता है। गैसीय अपशिष्टों की बात करें तो मानव समाज द्वारा जो विसर्जित की गई गैसीय तत्व हैं, जैसे हानिकारक गैस घरों से में प्रयोग किए जाते हैं, ड्यूटेंट से बात करेंगे तो ड्यूटेंट हमने स्प्रे किया, परफ्यूम स्प्रे किया, ये वास्तव में है क्या? ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड का मतलब कि ये अन्य तत्वों को तोड़ करके उनमें से कंपाउंड को लेकर के अपने आप को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, और इस दृष्टिकोण से देखें तो ये नेगेटिव रोल अदा कर रहे होते हैं। ये अन्य तत्वों को तोड़ने का कार्य करते हैं। एटमॉस्फेयर में अनसैचुरेटेड कंपाउंड का लेवल बढ़ने से ये ओजोन को डिप्लीट कर दे सकता है, और इसके साथ ही साथ ओजोन की डिप्लीशन से अल्ट्रावायलेट किरणों का पृथ्वी पर आना बढ़ सकता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान अभी देखें तो 0.8 डिग्री तक बढ़ चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2080 तक विश्व का तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। अब आपको लगेगा 3 से 4 डिग्री क्या दिक्कत है, 3 से 4 डिग्री कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 3 से 4 डिग्री झेल लेंगे। तो वास्तव में 3 से 4 डिग्री एवरेज है। एवरेज का मतलब समझ रहे हैं कि तापमान गर्मी में बहुत अधिक हो जाएगा। अब अगर आज देखें तो गर्मी में हम 40, 42 डिग्री, 45 डिग्री का तापमान झेलते हैं, ये लगभग 10-12 डिग्री और बढ़ सकता है, यानी कि 50, 55, 65, 60 तक तापमान पहुंच सकता है। और जाड़े में ये तापमान एवरेज रूप से देखें तो घटेगा, यानी कि हमें मौसम में इसका प्रभाव, क्लाइमेट में इसका प्रभाव देखने को बहुत हद तक देखने को मिलेगा। स्थिति ये हो जाएगी कि जाड़े में तापमान -10, -12, -15 तक पहुंच जाएगा। इन एवरेज अगर निकालें तो साल भर का जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री इस प्रकार से बढ़ेगा। अब आप सोचिए, इससे सब तरीके से प्रभावित होगा। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है उनके बढ़ने की वजह से
पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता जाएगा, जिससे ग्लेशियर्स गलेंगे, समुद्र की सतह ऊंची होगी, द्वीप जलमग्न हो जाएंगे, जीव जंतु जलचर सभी प्रभावित होंगे, पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होने लगेगा। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नेगेटिव रोल अदा होगा, और प्रदूषण को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो जान मान और धन सभी चीजों का बहुत नुकसान होगा। अब यहाँ पर कचरे के संबंध में कुछ और तक दिया जाए, कुछ और बातचीत किया जाए, तो इस पर मैं इसके पृथक्करण की बात करूंगा, सेग्रेशन की बात करूंगा। तो आजकल आप अक्सर जब कभी किसी मॉल में जाते हैं या किसी ऐसे आप प्लेटफॉर्म पे हैं, या आप देखते हैं कि एरोप्लेन एयरपोर्ट पे है, तो एयरपोर्ट पे आप देखते हैं कई रंग की बास्केट्स, बिन्स यानी कि डस्टबिन लगी होती है, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, और उस पर लिखा रहता है कि इस पे लिक्विड है या ये जो है कचरा वेस्ट जो है सॉलिड के लिए है। तो इसका क्या मतलब, इसका क्या सेंस है, तो मैं आपको यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और इनके मीनिंग्स को, इनके जो कहा जाए कि लेवल के अकॉर्डिंग, इनके रंग के अकॉर्डिंग समझाना चाहूंगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है इसको। सबसे पहली बात, ग्रीन कलर के अगर आप डस्टबिन देखते हैं तो ग्रीन कलर का डस्टबिन का तात्पर्य होता है कि प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स या ड्राई वेस्ट के लिए, यानी जो प्लास्टिक बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, ड्राई वेस्ट हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रीन कलर जो है वो ग्रीन कलर का डस्टबिन यहाँ पर समझा जाएगा, जिसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर प्लास्टिक बैग हैं, बॉटल्स हैं, ड्राई वेस्ट, सूखे कचरे हैं, तो आप उसे ग्रीन कलर के डस्टबिन में डंप कीजिए, जो कि रिसाइकिल्ड हो सकता है। इसके बाद रेड कलर के डस्टबिन को अगर आप देखते हैं तो इसका हजार्डियस ई वेस्ट, बैटरी, ब्लेड्स, रेजर, इनको इसमें डाला जा सकता है, ये भी रिसाइकिल किया जा सकता है और उनको हजार्डियस ई वेस्ट कहा जाएगा। इसके बाद ब्लू कलर के डस्टबिन है, तो इसमें कंपोस्ट किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो चीजें हैं उसे कंपोस्ट किया जा सकता है, जिसके अंदर किचन वेस्ट होता है, जिसको एक प्रकार से कहा जाए तो कंपोस्ट कर करके हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद ब्लैक कलर का अगर डस्टबिन है तो दैट इज डिस्पोज्ड बाय हाउसकीपर, यानी कि घर के लोगों द्वारा डिस्पोज किया जाता है, जिसमें डिकम्पोज्ड वेस्ट आता है, नैपकिन्स है, डायपर्स है, टॉयलेट वेस्ट है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रखी जाती है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर जो चर्चा किया वो जनरली सॉइल पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करें तो सॉइल पोल्यूशन में क्या क्या कैटेगरीज हो सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन के अंतर्गत इन्हें कैसे कैसे वितरित किया जा सकता है, सेग्रेट किया जा सकता है, इनके बिन्स को कैसे कहा जा सकता है, ये मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे चर्चा किया। ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ओके, सो टाइम, हाँ, और कोई क्वेश्चन इस पर? कोई क्वेश्चन? तो फिर और कुछ इस पर प्रश्न पूछना है किसी को? सर नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितना मैंने पढ़ाया ना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कचरा भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर भी जो है बिन के कलर्स पे क्वेश्चन आता है अक्सर, ठीक है ना, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो अब
आपकी इधर 3 दिन की क्लास हो गई है, कल की, परसों की और आज की। तो फिर मैं नेक्स्ट वीक आपसे सीधा आगे की क्लास करूं? ओके सर। ठीक है? यस सर। जी यस सर। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैंने 47 पेजेस। सेंड कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अभी PDF सेंड कर देता हूँ। 2 दिन की है वो भी पिछले। बिल्कुल, 47 पेज तक जो भी मैटर नहीं मिला है मैं पूरा आज भेज दूंगा आपको। और वीडियोस भी 1-2 दिन में सब आपको सेंड कर दूंगा। ये अब आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा पूरी तरीके से, बढ़िया से। तो कल मैं फिर, कल क्या, थर्सडे को मैं पहले आपकी एक टेस्ट दूंगा 47 पेजेस का। ठीक है? ठीक सर। जी सर। और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर ब्रेक करता हूँ क्लास आज यहीं। हाँ ओके, Thank you, पेरेंट sir. ऑलराइट, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।